हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे पास है हाउ फोर्स इफेक्टेड मोशन। मींस जो हमने मोशन चैप्टर किया था, अब हम उसमें किसकी बात करेंगे? फोर्स की बात करेंगे। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है? पुश या फिर पुल। ठीक है, अब पुश क्या होता है? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर क्या कर रहे हैं, अपने से अवे, अपने से दूर यानी कि क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पुश। पुल क्या होगा? जब हम किसी भी चीज को अपनी तरफ यानी कि टूवर्ड्स अपनी तरफ क्या लगा रहे हैं, हम उसको पुल कर रहे थे, हम उसको क्या बोलते हैं? पुल बोलते हैं। फोर्स क्या होता है? पुश या पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जब अगर हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। अब जो ये फोर्स है, ये हमारे मोशन को किस तरीके से इफेक्ट करेगा, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ फोर्स। अगर मेरे पास फोर्स है तो मेरे पास फोर्स का इफेक्ट मुझे कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मेरे पास एक बॉल है और मैंने उस बॉल को क्या किया? किक किया। जैसे मैंने उस बॉल को किक किया तो मेरे पास वो बॉल क्या थी? रेस्ट पे थी। वो क्या करने लग जाएगी? मूव करने लग जाएगी। तो मींस फोर्स अगर मैं लगाऊं तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन के अंदर क्या कर सकती हूँ? चेंज कर सकती हूँ। सेकेंड, अगर मेरे पास कोई भी चीज एक पर्टिकुलर स्पीड से क्या कर रही है? मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉक्स है 10 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और मैंने इसको हल्का से क्या कर दिया? पुश कर दिया। तो इसकी स्पीड क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। तो मीन्स हम स्पीड को भी क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डायरेक्शन। अब यहाँ पे मेरे पास एक बॉल आ रही है, मैंने उसको बैट से हिट किया। जैसे मैंने उसको बैट से हिट किया, बॉल माला ऐसे आ रही है, मैंने हिट किया, बॉल उधर चली गई। तो उसकी क्या चेंज होगी? डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। नंबर 4, मेरे पास एक लेमन है और मैंने क्या करना है? उसको स्क्वीज करना है। जैसे मैं उस लेमन को स्क्वीज करूंगी तो उसकी जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी? हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो मेरे पास जो फोर्स का इफेक्ट है वो मुझे कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में, वो मोशन में हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर स्पीड है, स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कौन कर सकता है? हमारे पास फोर्स। नेक्स्ट है डायरेक्शन को चेंज करने में कौन हेल्प कर सकता है? फोर्स। एंड लास्ट वन इज द शेप। मींस अगर किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो रही है, वो किसकी वजह से हो सकती है? फोर्स की वजह से हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, हम फोर्स को किस तरीके से मेजर करते हैं, हम उसके मैग्नीट्यूड को कैसे मेजर करेंगे? तो हम क्या लेते हैं? स्प्रिंग बैलेंस लेंगे। हम क्या लेंगे? स्प्रिंग बैलेंस लेंगे। अब जितना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस है और इसके नीचे मैंने एक वेट को क्या किया? और लटकाया हुआ है। जो ये वेट है, अगर जितना ज्यादा हैवी होगा तो स्प्रिंग क्या करेगा? उतना ही मेरे पास क्या होगा? स्ट्रेच होगा। उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रेच होगा। जितना ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होगा उतना हमारे पास वेट क्या होगा? हैवी होगा। ठीक है, अगर मेरे पास वो ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो मींस वेट क्या? ज्यादा फोर्स लग रही है। अगर वो कम स्ट्रेच हो रहा है यानी कि कम फोर्स लग रही है। तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो क्या करती है? हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि जो हमारे पास फोर्स लग रहा है वो किस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, मींस वो कौन सी वैल्यू का हमारे पास फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट, हमारे पास फोर्स के दो टाइप होते हैं। सबसे पहले बैलेंस एंड नंबर 2 पे अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है? मान लो यहाँ पे रस्सी है, रस्सी पे दो लोग इधर है, दो लोग इधर है, दोनों का क्या है? इक्वल फोर्स है। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। और फोर्स की जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। और सिंबल क्या होता है इसका? कैपिटल N। तो नेट फोर्स कितना होगा मेरे पास? 0 न्यूटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मान लो कि ये बॉयज है, कोई पार्शियलिटी नहीं है बट फिर भी इधर बॉयज है इधर गर्ल्स है, और बॉयज ने क्या किया? ज्यादा फोर्स लगाया। तो मींस जो हमारी रोप है वो इस तरफ शिफ्ट होगी, मींस इस तरफ क्या होगा? ज्यादा फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास देखने को मिलेगी। ठीक है, नेट फोर्स क्या होता है मेरे पास? नेट फोर्स क्या होता है? जो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है, मैं उसको क्या बोलूंगी? नेट फोर्स बोलूंगी। नेक्स्ट, अब जो ये फोर्स का ही एक टाइप हमारे पास आता है फ्रिक्शन। फोर्स का एक टाइप क्या है? फ्रिक्शन। जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के किस में आते हैं? कांटेक्ट में आते हैं और हमारे पास एक अपोजिंग फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? अपोजिंग फोर्स। हम उस अपोजिंग फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कोई भी सरफेस है वो हमारे पास कभी भी स्मूथ नहीं होता। 100% स्मूथ देयर इज नो सरफेस। तो उस सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज हमें क्या होगी? देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। वो इरेगुलरिटीज क्या होंगी? हमें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी।
तो ये जो सरफेस आप ये देख सकते हैं कैसे इरेगुलर सरफेस है। अब इसके ऊपर फोर्स कैसे अप्लाइड हो रहा है, दोनों सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती है, वो इरेगुलरिटीज आपस में क्या करती है, इंटरलॉक करती है। जैसे वो इरेगुलरिटीज आपस में क्या करेगी, इंटरलॉक करेंगी, तो वो हमारे पास क्या क्रिएट करेंगी, फ्रिक्शन क्रिएट करेंगी। क्या क्रिएट करेंगी, फ्रिक्शन। अगर मेरे पास स्मूथ सरफेस है तो मीन्स लेस फ्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे चल रही हूँ और रास्ते पे कोई पानी है, मतलब कि मान लो कि अगर आप रास्ते घर में हो, मम्मी ने पोछा लगाया और आप फटाफट भाग के आए, क्या हो गया, आप फिसल जाओगे। तो फिसलोगे क्यों, पानी की वजह से सरफेस कैसा हो गया, स्मूथ हो गया, और फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी, आप क्या करोगे, फिसल जाओगे। और फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस है, बहुत ज्यादा ऐसे रफ सरफेस है, तो क्या होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी, आप क्या कर पाओगे, मूव कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके बाद सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन पे ही रहेगा। कब तक, जब तक कोई भी एक अपोजिंग फोर्स या एक नेट फोर्स उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। अगर एक बॉल है वो मूव कर रही है तो वो मूव करती ही जाएगी, अगर एक बॉल रुकी हुई है वो रुकेगी। कब तक रुकती रहेगी और कब तक चलती जाएगी, जब तक मैं एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा रही। आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स है, ये रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। ये अगर बॉक्स से ये मूव कर रहा है, ये बॉक्स मूव ही करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वॉल बना दी यहाँ पे, और ये वॉल क्या कर रही है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, ये बॉक्स रुक जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास पोजीशन को। सो पोजीशन टाइम ग्राफ हमें बताएगा अगर इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है आपके पास एक अगर ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो ये आपको क्या शो करेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आपके पास रेस्ट पे है। अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तभी भी आपके पास एक लाइन आ रही है विच इज पैरेलल टू द टाइम, तो भी वो क्या शो कर रहा है कि टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो क्या आपके पास कांस्टेंट है। तो मींस आपके पास पोजीशन भी क्या आपके पास कांस्टेंट है, पोजीशन भी क्या रह रही है, सेम रह रही है। तो मींस ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। अब अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मुझे क्या शो करेगा कि जो वेलोसिटी है वो कैसी है, मेरे पास कांस्टेंट, मींस एक मान लो कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। और अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा, अगेन हॉरिजॉन्टल अगर आएगा तो वो क्या शो करेगा, मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। न्यूटन सेकंड लॉ बहुत इजी है, F इज इक्वल टू एम में। F क्या मेरे पास फोर्स, अगर कोई भी नेट फोर्स एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सलरेट करेगा किसी भी डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स में, वो किसके बराबर होगी, उसकी वो किसके बराबर होती है, उसके मास और एक्सलरेशन की क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सो F यहाँ पे क्या होता है, नेट फोर्स, M क्या होगा, मास होगा, एंड देन इट इज गोना बी दी एक्सलरेशन। क्लियर। अब जो मेरे पास फोर्स है मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, F इज इक्वल टू एम। अगर मैं बात करूं F बाई ए इज इक्वल्स टू एम, तो जो मेरे पास m है वो क्या होगा, फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, लेकिन एक मींस एक्सलरेशन की क्या हुआ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो आप देख सकते हैं जो मास है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सलरेशन। नेक्स्ट मेरे पास कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस है न्यूटन सेकंड लॉ की, जैसे आप देख सकते हैं अगर आप क्रिकेट बॉल आ रही है तो आप टाइम इंक्रीज करने के लिए क्या करते हो, रिड्यूस कर देते हो एक्सलरेशन, और इससे क्या होता है, आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। मींस अगर बॉल आ रही है अपना हाथ क्या करते हो, पीछे करते हो। अब यहाँ पे एयर बैग है, अगर कभी भी इंक्रीज हिटिंग होती है तो आप टाइम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हो, जो पैसेंजर सीटें क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, ताकि आप जो है वो डायरेक्टली आपके पास व्हीकल के स्टार्टिंग पे ना जाए। अब कोकोनट क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, ग्राउंड उसके ऊपर क्या लगता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से उसकी जो शेल है वो क्या कर जाती है, आपके पास ब्रेक कर जाती है। नेक्स्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, जो भी फोर्सेस है आपके पास उनमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होगा आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई मास है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट जिसका कोई मास है, वो आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो और जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही है, हम उसको क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटी बोल रहे हैं, जिसकी हमारे पास वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, दिस इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू, दैट इज 9.8 into
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कहीं पे फॉर एग्जांपल हम उसको क्या ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। तो वो क्या बोलते हैं हमारे पास कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इससे क्या, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रहा है तो मैं उसको किससे डोनेट कर रही हूँ, स्मॉल जी से। स्मॉल जी की वैल्यू मुझे हमेशा दी होती है। तो इससे अगर मुझे मेरे पास फोर्स पूछा है मेरे से, हम न्यूमेरिकल आगे करेंगे, अगर मेरे पास पूछा है कि मान लो 10 kg का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो फॉल कर रहा है मेरे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और आपने उसका फोर्स निकालना है, तो फोर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 98 न्यूटन। तो इससे क्या हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं जब मेरे पास मास और ग्रेविटेशनल दी हुई है, और जी की, स्मॉल जी की वैल्यू आपको हमेशा मिलती है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक जो हमारे पास अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक फोर्स लगा रहा है, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, उसके इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाए, मींस एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर इस फुट ने, इस पैर ने क्या किया, इस बॉल को हिट किया, तो इस बॉल ने भी इक्वल ही और ऑपोजिट, मींस इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या किया होगा, फोर्स लगाया होगा। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स है। जब हम चलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम आगे की तरफ क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से वो क्या, पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कभी भी कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है तो वो रॉकेट क्या करता है, नीचे की तरफ क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या लगता है, उसके फोर्स लगता है। नेक्स्ट आपने देखा होगा, कभी भी अगर आप गन शॉट या बुलेट शॉट करते हो तो गन आप शॉट तो आगे कर रहे हो लेकिन गन थोड़ा सा पीछे मूव करते हैं, तो मींस बुलेट ने तो फोर्स आगे लगाया लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स क्या लगेगा, उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। नाउ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मेरे पास दो सिस्टम है, M1 एंड M2, ठीक है, उनके बीच में मुझे टेंशन दी हुई है T, और क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर फोर्स लग रहा है F। तो अगर मुझे इनके बीच में एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है मेरे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मींस जो दो मासेस दी हो उनके प्रोडक्ट के सम के क्या होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट एक समरी देख लेते हैं हम। सबसे पहले फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है, अगर मैंने कोई भी फोर्स लगाया, उस फोर्स को जो फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको क्या बोलूंगी, फ्रिक्शन बोलूंगी। नेक्स्ट फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अनटिल और अनलेस मैं बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा रही। सेकेंड लॉ मुझे क्या बोलता है कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन हो रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो वो किसके इक्वल होगी, उसके नेट फोर्स के, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और वो क्या होगी, उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड लॉ मुझे क्या बोलता है कि हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा। मींस अगर मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ तो उस वो जो ऑब्जेक्ट है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा, मेरे ऊपर ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक वेट लिफ्टर दिया हुआ है, ठीक है, इस वेट लिफ्टर का जो मास है मेरे पास 10 kg दिया हुआ है, ठीक है, और आपने बताना है, अब वो ऑपोजिट, अब वो उसको ऊपर उठा रहा है तो नीचे क्या लगेगा, स्मॉल जी लगेगा मेरे पास। आपने बताना है कि कितना फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो मेरे पास 10 kg के जो मास है उसको उठा के रखे। सिंपल, फोर्स निकालना है, F इज इक्वल टू mg, और m की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, आपके पास यहाँ पे 10 दी हुई है, तो आपके पास 10 दी हुई है और आप मल्टीप्लाई करोगे उसको 9.8 से, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 9.8 न्यूटन डायरेक्टली। याद रखना फोर्स की वैल्यू हमेशा न्यूटन में निकलेगी, मास इज ऑलवेज इन दी केजी, एंड जी की वैल्यू आपके पास कितनी किस में होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। नेक्स्ट आपके पास एक्सेलरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है आपके पास 50 न्यूटन, एक दिस इज द फर्स्ट फोर्स एंड सेकंड फोर्स इज दी 55 न्यूटन, तो नेट फोर्स मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन, और आपके पास मास कितना दिया हुआ है, 25 kg। आपने एक्सेलरेशन निकालनी है, तो जो नेट फोर्स मेरे पास आया है वो कितना आया है मेरे पास, 5 न्यूटन, मैंने 5 न्यूटन पुट किया, मास की वैल्यू दी है 25,
तो मैंने क्या किया, इसको कट किया, तो मेरे पास कितना आया ये आंसर 1/5 विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, एक्सलरेशन की। इसी एक्सलरेशन को हम जी, स्मॉल जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जब ये किसके थ्रू हो रही है, व्हेन इट इज अकरिंग थ्रू दी अर्थ, मींस अर्थ के इन्फ्लुएंस यानी कि ग्रेविटेशन के थ्रू क्या हो रही है, ये टेक प्लेस कर रही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक इट।